सरकार ऐसे भी मारना चाहती है तो हमें लेन बाई लेन खड़ा करके गोली मार दे, बम डाल दे, हम मर जाएंगे, मतलब वहाँ जाना हमें पसंद नहीं है। गरीबों को उजाड़ा तो आसमान भी रोने लगा। बारिश हुई और इन गरीबों के लिए ना तो इनकी सर्वे हुई, ना इनको कोई अब मुआवजा मिला। अब इन गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पे जो लोग हैं सब अधिकतर मजदूर टाइप के, घर छोड़ के ही है। वो घर ही नहीं है उनके लिए बिल्कुल घर ही नहीं है। उसके लिए तो घर यही जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये नवे जो सेंटर बनाया उसमें उनको और खुशी बना कि हमारे लिए एक घर और बन गया, एक घर और बन गया, एक घर और बन गया, उनको खुशी हुआ। आप ये घर को तोड़ोगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। मेरा नाम अशोक है साहब, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, देवरिया ज़िला का। यहाँ रहते हैं कश्मीरी गेट, यमुना पुस्ता पे सेंटर में रहते हैं हम लोग। शादी पार्टी है, काम करते हैं और कभी काम नहीं भी रहता है तो यहाँ सोने में दिक्कत नहीं होती है, सेंटर में सो जाते हैं हम लोग। कोई अभी देखिए हमारा पाँव भी फ्रैक्चर हो गया तो दवाई बीरो भी यहाँ रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता चल रहा है कि ये टूट रहा है। तो यहाँ पे 10-15 हज़ार से ज़्यादा ही आदमी रह रहे हैं। पूरा सेंटर है दिल्ली में, लेकिन पता चल रहा है कि टूट रहा है यहाँ सेंटर। तो इतने आदमी कहाँ जाएंगे साहब? ये ना घर है ना दुआर है तो कहाँ जाएंगे ये गरीब आदमी हम लोग। India is holding the presidency of G20 this year, and Delhi being the capital, they are hosting all the delegates from different countries in Delhi. And as part of that, there is a beautification drive where they want to show that how developed India has become. It is ready to take leadership on the global stage and so on. So it's easier to either hide the poor, especially the homeless, which are among the most vulnerable of the urban poor, or if now not to hide them, then to completely displace them. 12 साल के उम्र में पढ़ाई करते करते घर तकलीफ होने लगा, खाना पीना खर्चा के लिए इसी मुसीबत से घर छोड़ना पड़ा। यहाँ रहते हुए बहुत दिन से रहना, काफ़ी दिन हो गया, इंदिरा गांधी समय से रह रहे हैं। दिल्ली आकर तो बहुत काम किया, फैक्ट्री में किया, बेलदारी किया, रिक्शा चलाया। तो हम तो बहुत दिन से रहते आ रहा हूँ। अभी इसके लिए कोई ना कोई वो होना चाहिए। अब अचानक कहाँ जाएं, क्या कर सकता हूँ? वैसे फुटपाथ पर सोने नहीं देंगे सरकार। पुलिस लोग बहुत तंग करता है हम लोगों को। फुटपाथ पे रहने से आज से 50 बरस हो गया रात को ये लोग, दिल्ली की पुलिस बहुत तंग करता है। ये लोग अपना वो चला रहा है, इतना कि मरने के लिए आदमी दूर से भागता है, लठ मारता है बहुत तगड़ा रात में दिन में। ऐसे दिल्ली के पुलिस बाहर की कोई ज़िंदगी नहीं, बेकार ज़िंदगी बाहर की, बगैर घर के कोई ज़िंदगी नहीं है। ये हमारा घर है, इसमें हमें जीने का सहारा मिला हुआ है। बाहर होते कब के मर जाते हैं। ये तो अंदर है हम तो चलो कुछ 8-10 साल जी लिए हम। बाहर होते गाड़ी ख़त्म हो जाती, ना दवाई चालू होती ना हम जी पाते। हमें नॉलेज इतनी अनपढ़ आदमी, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम जो भागदौड़ी कर लेते हम तो। और तो स्टाफ था थोड़ा सा साथ दे दिया तो मैं बच गया। जी मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मैं जो है गोरखपुर मंडल कुशीनगर ज़िला का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन में रहता था। मैं जो अपने फैमिली के साथ रहता था मैं, और वहाँ जो है 2 साल पहले मैं आया था। तो अच्छा खासा जो है कि अपना पेंटिंग का जो काम करता था मैं, जो है वो पेंटिंग का काम जो है मैं कर रहा था। लेकिन बाद में काम जो है थोड़ा डाउन होने की वजह से जो है कि मैं जो है ठंडी के समय में थोड़ा काम डाउन होता है, तो जो है कि ये जो पन्नी वाला सेंटर जो लगा था फ्लाईओवर के बगल में, मैं वहाँ रह रहा था।
जब सेंटर ख़त्म हुआ मार्च में तो मैं फ्लाईओवर के नीचे आ गया। फ्लाईओवर के नीचे आ गया, कुछ दिन रहा वहाँ। उसके बाद जो है कि 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट में हम हस्बैंड वाइफ दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा जो है कि ये दाहिना पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, टूट गया पूरी तरीके से। और मेरी वाइफ जो है 1 महीने आईसीयू में रही। एम्स ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था हम लोगों का, जिसमें जो है 1 महीने में वो एक्सपायर हो गई वहाँ। अब इस हालात में मैं खुद सोचता हूँ, अगर मैं सही होता तो कुछ कमाता, लड़की के शादी के लिए कुछ करता, लेकिन इस हालात में मैं कहाँ जाऊँगा। अगर ये सेंटर नहीं होता तो इससे बदतर हालत हम लोग को हो जाती। तो मैं जो है कि सरकार से ज़रूरी तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सेंटरों को चलने दिया जाए, नहीं तो हम गरीबों के लिए कहीं सहारा नहीं मिल पाएगा। हमारी भाइयों से नहीं बनी, हमें नशा लग गया दारू का, हमने घर छोड़ा गुस्से में आके। फिर अब घर छोड़ा तो हम भी पटरी पे आ गए। जब नया नया कमाया अच्छा लगा, अब जब मुसीबत आई बीमारियों की तब हम ढूंढते घर को, अब घर है नहीं, कहाँ जाए। जब कमा के नहीं दिया तब जाने का हक भी नहीं हमारा। थोड़ा बहुत है भी बाप की प्रॉपर्टी, उस पर हम हक जमा नहीं सकते, क्यों हम जब गए ही नहीं। 45 साल हो गए, बताओ 42 साल क्या जाए घर पे, बताओ। अब 78 में का छोड़ा था, अब क्या जाए बताओ। कहेंगे लो कमाया तो बाहर मजे लिए, अब परेशानी है तो घर चले आए, ताने कौन सुनेगा। इसलिए कोई जाता ही नहीं घर पे। मैं किचन में वॉलंटियरगिरी करता हूँ, खाना बनवाना बंटवाना। कोई पेशेंट भाई परेशान है, उन्हें लैट्रिन बाथरूम कराना, नहलाना धलाना, ये काम करने थोड़ी मन को शांति मिल जाती है। कल को हम भी ऐसे थे, आज ये है। What a great selection change this has been for the Multan Sultans. 15 की एवरेज हो गई, 15 छक्के 90। क्या तो रहा हूँ। These shelters came about through the order of the Supreme Court, and they are very much legal structures erected by the government to ensure the safety and security of the homeless people. We wrote these letters to the Supreme Court saying that although it is a case around food and nutrition, there is scientific evidence that if you have to survive in severe cold, you need much higher levels of calories, and to that extent we can assume that these deaths that are happening on the streets are also the result of severe deprivation of nutrition. Anyway, the Supreme Court accepted our petition and again passed orders which are unique and are being used in other countries now, where it's said that as an extension of the same fundamental right to life, the very least that a state must do is to ensure shelter for all,
homeless people, unhoused people. अपना रेस्क्यू वैन बुला लो ना, रेस्क्यू वैन बुला के सारा सामान ले जाओ। ये थाली वाली जो है तो नहीं ले जाओगे क्या? भाई इन लोगों को नहीं आने दो, ये लोग इन लोगों को हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए। 11 के अलावे जो है लोग जाना चाह रहे हैं उनको अच्छा, अंडरटेकिंग बस 11 के अलावा? हाँ 11 को ही ले जाएंगे आप? नहीं, वो 11 जो है उनको आप मेरे को ये वीडियो मत दिखाइए, नहीं तो मैं तोड़वा दूंगा 2 मिनट में। ये सब मत बनाइए। सर मैं क्या बताऊं, मैं तो यहाँ रन बसेरा में सोता था। अभी रात को एकाएक पुलिस वाले सब आ गए, मैंने पूरे सेंटर तोड़ रहे हैं। अब हम लोग कल कहाँ जाएंगे? अब हम लोग ये फुटपाथ पे सोएंगे तो भी पुलिस वाला मारेंगे, और कहीं भी सोएंगे तो भी पुलिस वाला मारेंगे। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इतने गरीब आदमी अब सब बात को बाहर कर करे। ये जो कहते हैं सरकार लोग कि गरीब को सुविधा दो, गरीब को जिंदगी दो, और गरीब को जिंदगी दे करके छीन जो लेते हैं अच्छा नहीं है। बेघर साथियों के आशियाने पे बुलडोज़र चला दिया गया, जबकि वो खुद घर परिवार से बेघर है। उनको शेल्टर से भी बेघर कर दिया गया। किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की, देखने की कोशिश नहीं की कि अब उनका होगा क्या। और सबसे ज़्यादा परेशानी और दिक्कत की बात ये है कि उसमें मरीज भी थे, कुछ उसमें फ्रैक्चर मरीज थे, और विकलांग थे, और बुजुर्ग भी थे। The way in which these shelters have been brought down, especially the 8 shelters on the 10th of March on Yamuna Pushta, have been done without even a pretense of due process. And it was so tragic to see these people come back in the morning, search for their whatever little, for some of us, insignificant belongings that they had. There was a person looking through these lockers which are given at shelters to everyone to keep their precious items safe. He was looking for some 200-300 of change coins that he had collected in that locker, desperately trying to see which one was his locker, if it's still there. And it's just so puzzling and inexplicable that why it had to be done in such a manner, even if there was some necessity. शेल्टर होने से ये फ़ायदा था कि शेल्टर में अगर तबीयत ख़राब होगी तो इलाज हो जाएगा, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और जो सरकार की स्कीम है ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी, इन सभी को लेकर उस स्कीम से उनको कनेक्ट कर देते हैं। खासकर HIV, TB, कैंसर पेशेंट, इन लोगों के न्यूट्रिशन के लिए भी सरकार मंथली पैसे देती है, तो उन स्कीम से भी उन लोगों को कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि कुछ लोग हैं उनमें जो काम करते हैं रोज़ाना के स्तर पे कुछ न कुछ, हालांकि महीने में 6-7 दिन ही काम मिल पाता है उनको। कुछ लोग शादी पार्टी में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेडी में धक्का लगाते हैं, कुछ लोग कूड़ा बीनते हैं, और कुछ है जो काम नहीं कर पाते हैं। अब वो रोड पे आ गए, तो अब उनको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी, इंटाइटलमेंट को लेकर दिक्कत होगी, काम को लेकर दिक्कत होगी।
और पुलिस वाले ने मार के गए। मैं सेंटर के बाहर में घेर रखा था सबको। मैं बोला छुट्टी मत तोड़ो, मैं ये कोशिश कर रहा था। इस वजह से मेरे को ठंडा बजा के मैं हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटल से शाम हो गया पुश्ते पे, तो पुश्ते पे आ गए, हम सो गए नए सेंटर में 57 में। तो वहाँ सोए तो रात में 10 बजे आ गए, पुलिस वालों ने खाली कराना चालू कर दिया। तो हम उनसे पूछे भी कि सर हम इस हालत में कहाँ पे जाएंगे, तो कोई जवाब नहीं दिया लोग। वो बोले कि बाहर बैठ जाओ, जहाँ जाना होगा वहाँ तुम समझना जाना, हम नहीं जानते हैं। उनसे हम और भी अधिकारी थे वहाँ पर, पुलिस वाले थे, हम उनसे पूछे कि बताइए हम कहाँ जाएंगे इस हालत में। सीधे साधे होते तो कहीं भी अपना चले जाते। एक्सीडेंट हुआ है, रोड पार कर रहे थे, गाड़ी ने ठोक दिया, रिक्शे वाले ने, फ्रैक्चर हो गया। वो तो यहाँ 12 नंबर है कि अब सुविधा मिल रही है हमको रहने के लिए, खाना पीना अभी मिल रहा है। अभी इसको भी बता रहे हैं कि तोड़ा जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। यहाँ पर इतना मरीज है, पेशेंट जैसा भी है, कोई टीबी का है, कोई हड्डी का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये कहाँ जाएंगे हम लोग। ऐसे आए कि जैसे कोई आतंकवादी इसमें रह रहा हो। एक बैग, अब हम लेटे हैं, एक बैग उठा के बाँह पकड़ के बाहर भगाने लगे 10 बजे 10:30 बजे रात को। कोई पहले सूचना भी नहीं दिए कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। देखिए सर, बाहर से लोग आ रहे हैं, जब सुंदर बना रहे हैं तो मान लेते हैं सुंदर उस हिसाब से बनाइए कि अब तो गरीबों को ही जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, जैसे जहर डाल के चाहे फांसी लगा के मार रहे हैं, इस हिसाब से सरकार कर रही है। उसको घर दे, उसको रहने की सुविधा दे, तब तो सुंदर देश बनेगा। कि एक बैग गरीब आदमी को फांसी पर चढ़ाएंगे तो सुंदर देश बन जाएगा। कोई दूसरे देश से तो आए नहीं है, हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं, यहीं समय गुजारे हैं। सुंदर देश ऐसे थोड़ी ना बनेगा कि आप पूरा ही नहीं कहा जाता है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो, ऐसा हो रहा है। You can clearly see that the poor and the homeless citizens of the city are marginalized not only in terms of material goods and services, but in the way we think about them when we plan for the city, when we plan the services and so on. The structural determinants of their health start from when they have to come to the city from rural areas most often, and then of course they are here generationally. But how the development is urban centric and the rural areas therefore have lost out, and therefore the migrations is the starting point for many of the families and individuals who come to the city. I have noticed in my research that mental health professionals would be front staging homelessness as a mental health problem to be treated with medicines or psychopharmaceuticals and maybe individualized psychotherapies, so that in essence actually doubles the violence. Many a times we see many of these people who live on the streets are on the streets. They have come to the streets due to very many reasons. It may be violence at home, it may be discrimination by the community where they are living, or it can be immense poverty which is driving them to come to the urban spaces, and the real structural violence, even the displacement by the local government authorities
and due to the state intervention in building huge infrastructures, many people are even even denied their existence. कम से कम 5 भी अगर रिकवरी शेल्टर खोलते तो पूरा बाहर यहाँ पे अभी जैसे हमारे पास पेशेंट है उस तरह नहीं होता। लोग अभी जैसे जिनको अभी भी पता नहीं रोड पे मरते नहीं, कम से कम शेल्टर के अंदर मरते, उसको अच्छी वो मिलती। चलो इलाज कराने के हमने कम से कम कोशिश तो किया हमने, लेकिन ये चीज़ इनके अंदर नहीं आया कि एक रिकवरी शेल्टर से पूरी दिल्ली को आप नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ को कम से कम 10 तो होना चाहिए, नहीं तो 5 रिकवरी शेल्टर इस तरह का। मैं जुड़ा था ना, तो मुझे जैसे लाश को उठा के ले जाता था, मुझे लाश से बहुत डर लगता था। अब ये हो रहा है कि लाश को हम लोग जाते हैं, कोई डेट होता है, फिर उसे हमें उठा करके फिर उसको गाड़ी में लदाना, फिर उसके बाद शमशान घाट में लेके जाना। तो मैं जब एक बार गया था मैं शमशान घाट में, तो मैंने बोला उनसे कि वो बोला क्या कि पेशेंट का नाम क्या है, तो बोला राजकुमार नाम है। तो वो बोला आपका नाम क्या है, मैंने बोला मोहम्मदी नाम। तो वो चौंक गया देख करके, बोला आप तो मोमडन हो ना। मैं बोला मोमडन हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे काम करते। बोला अच्छा। फिर उसके बाद हमारा रिश्ता, उनको पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं काम, तो हमारा रिश्ता अच्छा बन गया शमशान घाट में भी। Big breaking news coming in. There's a flood alert for Yamuna. There's a threat. For the last few days, Delhi has witnessed something which it did not for the past 4 decades. Several areas of the Indian capital were flooded, prompting evacuations of hundreds from the low-lying areas. At least 22 people have been killed after 3 days of torrential monsoon rains deluged northern India, causing catastrophic flash flood. जिस बेघर मजदूर साथियों ने इस शहर की तामीर की, इस शहर को आबाद किया, इस शहर में अपनी ज़िंदगी दी, सफाई अभियान जो चला, तो इन सभी ने मिलकर ही दिल्ली की साफ़ सफाई की। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बेघर मजदूर की दिल्ली से सफाई कर रहे हैं। सोएंगे कहाँ? सोएंगे इधर ही पटरी में, पटरी छापते हैं हम लोग, क्या करें। इसीलिए हम लोग को सरकार भी उतना ध्यान तो देता नहीं, और हम सोते भी है तो कभी पुलिस आके उठा देते, कहीं भेज देते, कहीं जंगल में आके छोड़ देता है, फिर हम लोग फिर आ जाते हैं वहाँ से। बाढ़ जो आई तो लोग कहाँ गए? बाढ़ आया तो मतलब आज ही तो चांदनी चौक पहुँच गया है, और कितना लोग इधर ही है, और प्रायः तो इधर ही है, क्योंकि यहाँ पर सोने का व्यवस्था सही है ना, पुलिया हवा आता है, मच्छर नहीं काटते, तो हवा के वजह से सोता है। अच्छा, पुल पे मच्छर नहीं काटता? मच्छर नहीं काटते, इसीलिए पुलिया में सोते होंगे। अब रात को बारिश आया तो फिर तबलीगी है बारिश ना आया तो सही सलामत सो जाएंगे, लेकिन बारिश आया तो फिर तबलीगी फिर उस टाइम कहाँ भागेंगे, वो चिंता सताता है बस। ये समझ थी कि हाई फ्लड टाइम में जब पानी इकट्ठा होता है तो निकासी के रास्ते बचा के रखने होते हैं। फ्लडिंग का मुख्य कारण यह है कि करप्ट रियल एस्टेट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिजनेस नेक्सस ने निकासी के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। अगर मेहरबान नहीं हुआ तो आराम से तो सो जाएंगे, अगर वो ही बरस गया तो कहीं बैठ के ही गुजारा करेंगे, या ये पेड़ के नीचे गुजारा करेंगे कहीं ना कहीं। यमुना के पास ही रहते हो आप इतने टाइम से? यमुना के पास तो मैं अभी से आया हूँ, पहले मैं नए बाजार में रहता था। यहाँ क्यों आ गए? लॉकडाउन लगा था जब से मैं यहाँ आ गया। क्यों वहाँ नहीं रहने दे रहे थे? अब बाजार में अगर ताकत हो तो कर लो, बिगड़ ताकत के बाजार में कोई गुजारा नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में ताकत है
तो कमा सकते हो, नहीं तो बाजार भी तो ये कहता है मैं खाली बैठ के कोई देता हूँ। जमुना के किनारे दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है निगमबोध। उसका जो धुआं है वो जिस दिशा में जाती है उस जगह में शहर का मध्यम वर्ग उसको इतना अपवित्र शायद मानता है कि वो जगह छोड़ दी गई थी और कई पीढ़ियों से वहाँ पे और कोई नहीं पहुँचा। तो शहर के और एक्चुअली पूरे देश के बेघर अकेले जो सिंगल मैन है, जिसका कोई परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, वो उन्होंने उस जगह को बनाया और उसका इतिहास मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, वो बढ़ता जा रहा है। एक तरह से एक ब्रदरहुड ऑफ द मोस्ट डेस्टिट्यूट की वो जगह है। In my research on homelessness, I have seen people who have been living on the streets. They have come from their homes or they have been driven due to poverty, and they have somehow found an ecosystem on the street where they are comfortable. Many people who come on the streets are actually beset by so much of problems, and they are different. They need their aspirations are not satisfied due to many reasons, because they may have different perspectives about life. So in a sense, homelessness, being homeless, is also an agency. आईटी मांगता है, आईटी में रही से चोरी हो गया, बैग सीधा कोई उठा लिया। अब आईटी बनाऊंगी तो बनाऊंगी का, अभी बीमारी शरीर कमजोरी है, इतना का काम भी कोई भारी नहीं कर पाती है, तो आईटी कहाँ से बनाऊंगी। इसलिए मजबूरी में मैं भी यहाँ पड़ी हूँ। अगर काम यदि करता रहता तो मैं भी कहीं अपना आईटी दूसरा बना लेता, ऐसे ही लगता किसी को पैसे लेके बना के ले लेता कमरा। हम किसी भी इंसान की जो एक बेसिक ह्यूमन वर्थ है वो इससे लिंक नहीं कर सकते कि उनका प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लार्जली हमारी 85 to 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो यही तबका चलाता है। हमारा पूरा जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो हमारे शहर को साफ रखने के काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, आपकी शादियों पार्टियों में, आपके सेलिब्रेशंस में जो सर्व करने वाले वेटर्स हैं, अटेंडर्स हैं, वो सब यही लोग हैं। ये जब तक हमारी इन ज़रूरतों के लिए टूल्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी तक उनके लिए हमारी कोई एग्जिस्टेंस हमारे लिए वो एग्जिस्ट भी करते हैं, और उसके बाद वो उसी गहरे अंधकारे वाले बैकग्राउंड में फेंक दिए जाते हैं जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। जब ये यमुना में बाढ़ आई और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, इंक्लूडिंग जो बहुत ही अमीर वर्ग के इलाके हैं, जहाँ रिहायशी इलाके हैं, ये आप जाके अगर देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जो जाके वहाँ सफाई कर रहे हैं या पानी का निकासी का रास्ता खोल रहे हैं, ये भी वही लोग हैं जो अधनंगी हालत में भरी बारिश में भी गंदे पानी, गंदे नालों में उतर के ये काम कर रहे हैं ताकि बाकी शहर में किसी सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ पाए। और ये वो लोग हैं जिनके घर ही नहीं है जिनमें पानी घुस सके। तो ये अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारा समाज अपनी ह्यूमैनिटी को मार रहा है। इससे पहले कि हम उनको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं, हम अपनी इंसानियत को मार रहे हैं। बेचारा घुस गया, अब निकल नहीं पा रहा। वो तो बिजली ऑफ करना सही है। एक जगह पे ये लोग के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक छोटा सा पन्नी और पोटला होगा या वो भी नहीं होगा। इन्होंने खाने का जगह फिक्स है, काम के लिए कहाँ जाना है फिक्स कर रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत दारू या नशा कहाँ मिलता है वो उनका फिक्स है, पीना है, रोज कमाना है, खर्च करना है, यही है। तो इनके पास कोई प्रॉपर्टी या कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इनके पास रखने के लिए।
हाँ बस वो है कि जो ये लोग बेचारे इतने मुश्किल से ढूंढ ढांड के ये लोग ये कनेक्शन बनाए, ये कनेक्शन टूट जाता तो उनको फिर नया से शुरुआत करनी पड़ती है, तो वो बहुत चैलेंजेस होता है इनके लिए। तो जहाँ है ये जुड़ा हुआ है, इसी के अंदर इनके लिए कुछ सुविधा ढूंढनी चाहिए। जैसे शेल्टर है तो जहाँ से तोड़ा तुमने इसके आसपास ही नियर बाय बनाओ, ताकि जहाँ से कनेक्ट है वहाँ से कनेक्ट भी हो सके, क्योंकि यहाँ पर रोजगार है। चांदनी चौक सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर लेबरों का अड्डा है बहुत बड़ा काम करने के लिए जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आसपास है। अब तुम ले जाके कहीं दूर फेंक दोगे तो फिर ये सब चीज़ें नहीं रहेगी। फिर इनको इतने सालों से इन्होंने ढूंढ के जो शुरुआत करी है, एक नई जगह जाके नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। ये हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तभी हम है कि निकलते कि वो ना सोच पाए। हमें पता है कि वो ऐसी सिचुएशन में, वो हेल्थ के बारे में, तभी स्ट्रीट मेडिसिन है, तभी हम जाते हैं कि कोई नहीं है, अब वो चला गया, जैसे उस हालत में पहुंच गया, हमें उससे निकालना है, ना कि उससे बहस करे कि तूने अपनी हालत ऐसे बना ली, तूने तेरी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, हमें उसको, वो जैसे भी वो हालत में गया, हमें उस पर चर्चा ही नहीं करनी कि तू यहाँ पहुँचा कैसे। हमें है कि बस वो नीचे है तो उसे ऊपर उठाना है बिना शर्त के, चाहे वो 4 बार उसी दलदल में घुसे, चाहे 5 बार घुसे, वो 5 बार बीमार पड़े, 10 बार पड़े या 50 बार पड़े, हमें हर बारी उसको बाहर निकालना है और प्यार से निकालना है, बिना किसी शर्त के। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। आप दवाई छूट जाएगी, फॉलोअप नहीं होगा, फिर दोबारा से वो बुरी कंडीशन में आएगा। हो सकता है उसको कोई और मिले या ना मिले, उसको वापस वहाँ तक दवाई चालू करवाने वाला या ना मिले, नहीं मिला तो फिर वो डेथ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर उसको कोई नहीं मिला, अगर वो रहता है तो उसकी डेथ निश्चित है। ये हमने देखा है अपने उसमें, कितनों की देखा कि हमने आज रेस्क्यू किया, कल वो मर गया। दिक्कत हमें आएगी ना, हम भूखे मरेंगे। जो खाना लेने आने वाले होते हैं वो भी यूँ कहते हैं हमने खाना नहीं लेके आएंगे। अब बताओ क्या प्रधानमंत्री आएगा मैं खाना खिलाने, क्या ब्रिटेन का आ रहा, अमेरिका का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आएगा, लो बेटा खाना खा लो, तो उससे हमारे को कुछ मिल रहा है? 3 दिन तो हम भी कमा लेंगे, जब 500 कमाएंगे 3 दिन चलाएंगे। बाबूजी जो भूखे हैं, लाचार है, जिनके पैर कटे हुए हैं, जो उठ नहीं पाते, तो वो कहाँ से खा लेंगे? आज का ये काम नहीं है कि एक दिन में मैंने G20 कर लिया। उन्होंने G20 के लिए 6 महीने 1 साल पहले ये नियम बनाया होगा कि मुझे G20 सम्मेलन इंडिया के अंदर लाना है, मैं इसका अध्यक्ष बनूंगा। तो 1 साल हो गई है, इन्होंने तोड़ने से पहले 1 मिनट ये विचार दिया होता। ये पब्लिक 100% ही ऐसी है, 50% तो घर ही नहीं है, इनका पता ही नहीं है। अच्छा 50% को हम भगाएंगे, इनके उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, इनका काम धंधा जिनने 10 साल 20 साल से जोड़ रखा वो कहाँ जाएंगे? वो भी बेचारे कोई कमरा ले पाता, कोई नहीं ले पाता, वो भी अपना वहीं दुकान समेटी, शाम को अपना साइड से पलंग डाला, वहीं लौट गया। पुलिस क्या सोनी है, जब मौका आते लट मारती है, भगा देती है, बस लगा देंगे, एक सेंटर में बंद कर देंगे, 2 दिन बंद रखेंगे, तीसरे दिन ये बोल देंगे जाओ भैया अपने घर घर। 4 days all activity put on hold, which almost reminded one of the lockdowns during COVID, because 4 days for the informal sector not to be working and earning their wages is not something they can really afford, and therefore we can only imagine the implications of that for food security and so on. Very clearly the basic needs in terms of livelihood being prime with adequate wages and so on, but the environmental conditions of housing, minimum housing, water supply,
sanitation, air quality are those which we've really given a miss on, with economic growth being the center point of all our planning. जी हाँ सर, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर वालों से परेशान होकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पहले की तरह वही सेंटर बन जाने चाहिए, ताकि गरीब को खाना भी मिल सके, सोना भी मिल सके, पानी भी मिल सके। जो भी घर था वो भी पूरी यहाँ डेली गाड़ी लग रही है, फौजी मार रहे हैं। मोदी का कहना है कि यहाँ पर कंगले नहीं देखना चाहिए। भाई जैसे कोई घर से भाग के आया, क्या परेशानी में भाग के आया, हमें क्या मालूम, आपको क्या मालूम। सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं, परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं, अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग, अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। सर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, डेवलप करो, जमुना का डेवलप करो, G20 सम्मेलन की साफ सफाई करो। घर में शादी ब्याह बारात होता, आदमी अपने मकान से गंदगियाँ हटाता, अड़ोस पड़ोस से गंदगी हटाता, सारा कुछ करता, लेकिन उसकी व्यवस्था तो करो पहले। अब तुमने एकदम सबको तोड़ उजाड़ के फेंक दिया, सारे तराई तराई कर रहे हैं, 1 रुपये किसी की जेब में नहीं, धंधे तुमने चौपट कर दिए, खाना और ऊपर से बंद कर दिया। ये आत्महत्या नहीं है देश के लिए क्या, इससे बड़ा और क्या जुर्म कर सकती है गवर्नमेंट किसी के प्रति। ये तो जिंदा जागते आदमी की मौत है, इससे अच्छा गोली चलवा के लाइन खत्म कर दो, सबसे बढ़िया तरीका ये।